नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल विजडम पर। और आज हम इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, जिस सीरीज का नाम होगा ज्योति। और ये सीरीज ज्ञान की ज्योति जलाते हुए इसमें हम एक बुक की डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे, पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, जिस बुक का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, इस बुक को द नेशनलिज्म जनरेटर कहा जाता है और इनके ऑथर को द पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जी एक स्टूडेंट को डेडिकेट करते हैं जो कि क्लास 12th की स्टूडेंट हैं। और 11 अप्रैल सन 2002 को जब कलाम जी आनंद शहर में आते हैं, जो गुजरात में एक जगह है, उस वक्त हर जगह गुजरात में कर्फ्यू लगा हुआ था, आनंद शहर में भी कम्युनल डिस्टर्बेंस के कारण, धार्मिक दंगों के कारण। और अगले दिन जब उनका सेशन होता है आनंदालय हाई स्कूल में, तो स्टूडेंट से बात करते समय एक क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन हर किसी का आता है, वो क्वेश्चन होता है हु इज़ आवर एनिमी, मतलब हमारा दुश्मन कौन है। जो इतने कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जो इतने धार्मिक दंगे हो रहे हैं, वो कौन किसके खिलाफ लड़ना चाहता है। आखिर हमारा एक कॉमन दुश्मन कौन है, जो एक जिससे हम सबको फाइट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे आंसर्स सामने आए थे, लेकिन जो करेक्ट आंसर सामने आया था, जो कलाम जी को बहुत कन्विंस कर दिया था, वो करेक्ट आंसर जो था स्नेहल ठाकर, जो स्टूडेंट थी क्लास 12th की, उन्हीं से आया था कि हमारा कॉमन एनिमी जो है वो पॉवर्टी है। हमें अपने आपसी द्वेष को भुला करके गरीबी से लड़ने की सोचना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते हुए लड़ाई में एक दूसरे को आगे जाना चाहिए, ताकि हमारा देश एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था और बहुत जल्दी एक सुपर पावर बनने की राह पे अग्रसर हो पाए। तो स्नेहल ठाकर जो एक स्टूडेंट थे क्लास 12th की, उनको एक बुक डेडिकेट की जाती है। तो हम शुरू करते हैं इस किताब की प्रस्तावना प्रीफेस के साथ। ये किताब जो है, जो डॉक्टर कलाम जी का कन्वर्सेशन रहता है संतों के साथ, महापुरुषों के साथ, इस देश की युवा पीढ़ी के साथ, इस देश के बच्चों के साथ, उस सभी कन्वर्सेशन का जो निचोड़ है, तो उसको कलाम जी ने इस किताब में व्याख्यात किया है। और पहले शुरुआत की बात करते हैं प्रीफेस में ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ब्रह्मपुत्रा नदी को जब कलाम जी देखते हैं तो वो एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं, बिल्कुल चकाचौंध आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतनी बड़ी नदी, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो असम में कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, कई बार बहुत भयावह स्थिति में वो आ जाती है, बहुत ही भयावह रूप होता है उसका। तो कलाम जी कहते हैं यदि हम इस नदी को डाइवर्ट कर पाएँ, और कई सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, जब कलाम जी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से सवाल आता है कि अगर हम इसे डाइवर्ट कर दें और अगर हम इसे राजस्थान या महाराष्ट्र की तरफ मोड़ पाएँ, जितने एरिया से गुजरेगी पूरा फर्टाइल लैंड हो जाएगा, वहाँ पे खेती ज़्यादा हो सकेगी। उसके साथ ही कलाम जी भी कहते हैं कि अगर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स की अगर पानी की कमी उससे दूर हो पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उतने एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट हो पाएगी, वो तो मतलब मोस्ट ऑफ द प्लस पॉइंट इसके साथ इस प्रोजेक्ट में है। तो कलाम जी कहते हैं कि हमारा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, दिस इज़ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, और ये हमारा बिल्कुल डेवलप्ड इंडिया के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमको बहुत आगे लेके जाएगा और इंडिया का जो मिशन है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद इस जो बुक का थीम है, जो कलाम जी कहते हैं कि जो इस किताब के माध्यम से वो इस देश के युवाओं में, जो हमारी आगे की जनरेशन है, उसमें जो बीज बोना चाहते हैं, वो है लीडरशिप मस्ट लीड अस टू प्रॉस्पेरिटी। लीडरशिप वो एक, आप कह सकते हो कि जितने जब वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, तो पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी में एक लीडरशिप की भावना जागृत हो सके, कि हर किसी को एक मतलब अपने तल से उठ करके एक ऊपरी तल पे, मतलब एक अलग लेवल पे वो सोचे, कंट्री को लेके सोचे। ऐसा लीडरशिप, ऐसी थिंकिंग वो डेवलप करना चाहते हैं भारत के हर स्टूडेंट के अंदर हो, हर युवा पीढ़ी में, हर व्यक्ति के अंदर। और उनकी कन्वर्सेशन का जो फाइनल एम रहता है वो यही होता है। और इस बुक का भी यही एम है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो लोग अभी यंग एज में है, वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचा सके, मतलब मैक्सिमम अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। उसके लिए उनको नेशनलाइज करना, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना और उनको एक सही डायरेक्शन देना, क्लैरिटी देना ही इस बुक का एक मोटिव है। एक और थीम जो इस बुक का है, इस पुस्तक का है, वो है इग्नाइटेड माइंड इज अबाउट डेवलपिंग द कन्विक्शन इन आवरसेल्फ एंड डिस्कार्डिंग द थिंग्स दैट होल्ड अस बैक। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि यूनाइटेड माइंड्स एक किताब इस पर्पस से लिखी गई है कि हमारे अंदर जो भी कन्विक्शन है, दृढ़ विश्वास है कंट्री के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति को समर्पित करने का, उस दृढ़ विश्वास को जागृत करके मैक्सिमम इनपुट जो हम अपने कंट्री को दे सकते हैं वो दे सकें और पूरे पैशन और हार्डवर्क के साथ अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया को सुपर पावर बनाने में और अपने सोसाइटी के प्रति दे सकें। इस बुक से हमको एक शिक्षा मिलती है जो वन ऑफ द मेन थीम्स भी आप इस बुक का कह सकते हैं, वो है थिंकिंग इज द कैपिटल, एंटरप्राइज इज द वे एंड हार्डवर्क इज द सॉल्यूशन। ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है डॉक्टर कलाम का कि थिंकिंग जो हमारा कैपिटल है वो एक सोच है। कोई भी आप फर्म देखते हो, स्टार्टअप देखते हो, उसके पीछे सबसे पहले जो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है ना, वो एक बहुत बड़ी विचारधारा होती है, एक थिंकिंग होती है, वो एक प्रोसेस को बनाती है। इंटरप्राइज इज द वे, प्रोसेस को इंटरप्राइज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, व्यवसायिकता में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर वो जो हमारी थिंकिंग है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की है तो कैसे, अगर वो सैकड़ों लोगों को इफेक्ट कर रही है तो उसको हजारों में कन्वर्ट किया जाए, हजारों कर रही है तो लाखों में किया जाए, लाखों कर रही है तो करोड़ों में किया जाए। कैसे जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उससे वो प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की लाइफ को हिट करे और उनकी जिंदगी उससे आसान हो। ये हमारा एंटरप्राइज का तरीका होता है, इसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। और अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मेनली प्रॉफिट जनरेशन और अधिक लोगों तक पहुंचना, ये एंटरप्राइज है। तो थिंकिंग इज द कैपिटल, एंटरप्राइज इज द वे एंड हार्डवर्क इज द सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास विचारधारा है, व्यवसायिकता है उस विचारधारा की और वो सोशली एक्सेप्टेबल है, तो फिर लग करके काम करने की इच्छा शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है उसका। अब हमें पूरी मेहनत के साथ काम करना है ताकि वो जो हमारा कैपिटल और एंटरप्राइज था, जो हमारा तरीका था, कैपिटल था, दोनों एक बहुत अच्छे तौर पे निवेश हो और एक बेहतर रिजल्ट हमको दे। हम अपनी सोसाइटी को, कंट्री को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट उस कैपिटल और तरीके से कर पाए। उसके बाद इस पुस्तक में जो है मेनली कलाम जी ने क्या डिस्कस किया है, जो उनकी कन्वर्सेशन है, मीटिंग्स हैं आउटस्टैंडिंग थिंकर्स के साथ, संतों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, उसको उन्होंने इस पुस्तक में डिस्कस किया है। और इसी माध्यम से आपको मतलब ये बुक पढ़ने के बाद आपको एक पूरी कंट्री का ओवरव्यू मिलेगा कि हाउ रिच इज आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन पावर। ये सब कुछ आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा और आपको ये दिखने लगेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस उस रिसोर्सेज के प्रति हमें एक बेटर अप्रोच की जरूरत है। इसके बाद प्रीफेस में कलाम जी खुद एक वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? I hope that when you go through these 9 chapters, you will be given the guidance that I got from the people of my country and feel connected to the wisdom that is so special to this soul. वो कहते हैं कि अगर इस किताब के 9 चैप्टर्स में बुक डिवाइडेड है, कोई पूरी तरीके से पढ़ता और समझता है, जो कि हम इस पूरी सीरीज में करने वाले हैं, जो भी हमको फॉलो करेगा वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, तो आपको एक गाइडेंस मिल पाएगी जो कलाम जी को मिली थी। अब हर किसी का सपना होता है इस तरह की पर्सनैलिटी बनने का, किसी का सपना होता है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत आगे जाएं, किसी का सपना होता है, ड्रीम कह सकते हैं, कि हमको ऐसा कुछ करना है कि हम सदियों तक याद रखे, जैसे कलाम जी याद रखे जाएंगे, जैसे महात्मा गांधी याद रखे जाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस याद रखे जाते हैं, जिस तरीके से भगत सिंह याद रखे जाते हैं। क्योंकि अगर आप उनके तरीकों को देखेंगे तो क्रांतिकारी जरूर थे, गांधी जी और बाकी लोगों के तरीके थोड़े अलग भी थे, लेकिन दोनों का जो मकसद था वो सेम था। मैं तो मानता हूँ कलाम जी और भगत सिंह जी में, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ने एक अपने जज्बे के साथ पूरी कोशिश की अपने कंट्री को आज़ादी दिलाने की, और एक ने विज्ञान की दिशा से अपने देश को बहुत समृद्ध बनाया, अपना हर योगदान जो दे सकते थे वो दिया और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः समर्पित हुए। उसके बाद कलाम जी स्पेशल थैंक्स देते हैं कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने इस बुक को एक तरीके से लिखने में उनकी हेल्प की या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। फिर स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 1, द ड्रीम एंड द मैसेज। द ड्रीम एंड द मैसेज में पहले ही कलाम जी एक थॉट लिख के देते हैं हमें। वो थॉट है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। कलाम जी
बहुत महत्वपूर्ण एक उनके विचार हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें। तो उसी का एक वर्जन आप ये कह सकते हैं कि आपको सपने जरूर देखने चाहिए। आप वो ये भी कहते थे कि हैविंग अ स्मॉल एम इज अ क्राइम। सपने आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वही सपने आपके विचार बनते हैं, वही विचार आपसे कर्म कराते हैं, वही विचार आगे चल के आपके कर्म बनते हैं। तो आप सपने अवश्य देखें। तो आपको सपने जरूर देखने चाहिए और एम जरूर रखना चाहिए, लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, और एक महान लक्ष्य जो महत्वपूर्ण हो उसको लेकर के आगे जरूर बढ़ना चाहिए। उसके लिए अगर अपना पूरा जीवन देना पड़े तो भी कतराना नहीं चाहिए। पर्सनल बेसिस से उठ के एक नेक्स्ट, जब आप एक ऊपरी तल पे सोचेंगे, जैसे कलाम जी सोचा करते थे, उनकी पूरी बुक जब आप हम साथ में पढ़ेंगे, आप सब पूरी किताब इसी सीरीज में हम लोग रिव्यू कर चुके होंगे, पूरी डिटेल समरी जान चुके होंगे, तो आप पाएंगे कि उनके सोचने का तरीका क्या था। कलाम जी कैसे सोचते थे हर चीज़ को लेके, हर मुद्दे को लेके वो उनके क्या विचार रहते थे। जो आप ये सोच और समझ और सुन पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए काम। आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आ सकेगी। तो कहानी शुरू होती है 30 सितंबर सन 2001 से, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रांची से बोकारो जा रहे होते हैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। एक सेरेमनी होती है उनकी, और बोकारो में लैंडिंग से पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, एक बहुत बड़ा हादसा होता है, लेकिन सौभाग्य था कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, हर कोई बच जाता है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था तो उसकी थोड़ी देर पहले उसकी RPM जो है हेलीकॉप्टर की विंग्स की कम हो गई थी, जिस कारण से वो क्रैश हो गया था। लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक गहरा सदमा जरूर कलाम जी को आंतरिक रूप से पहुंचा था। उसके बाद वो आगे बढ़ के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया उन्होंने, और एड्रेस करने के बाद वो गए, उनकी जो सेरेमनी थी, जो स्टूडेंट्स को एड्रेस कन्वर्सेशन का जो प्रोग्राम था, उन्होंने ये पूरा किया। और उसको पूरा करने के बाद जब वो वहाँ से वापस आए तो उनका जो नॉर्मल स्लीपिंग टाइम था रात के 1 बजे, उससे काफ़ी पहले वो सो गए। और जो सुबह उठने का उनका समय था सुबह 6 बजे, उससे बाद में उठे, क्योंकि उनको ट्रैंकुलाइजर दे दिया गया था। तो जब उनकी नींद लंबी थी, काफ़ी लंबी नींद उन्होंने ली, तो उन्होंने नींद में भी एक सपना देखा। अब आप ड्रीम्स की बात हमने यहाँ पे की तो कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन। हमने ये बात की तो ज़रूर, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि हमारे सपने में, हम सपने में देखते हैं कि हमको कलाम जी जैसा बनना। कलाम जी किसको सपने में देखा करते थे और किस सिचुएशन में देखा करते थे, अभी हमारे सामने आने जा रहा है। तो उस वक्त कलाम जी अपने आप को एक रेगिस्तान में पाते हैं। फिर उस रेगिस्तान में रात का समय है, चारों ओर रेत ही रेत है, पूरी रेत भरी हुई है, और वहाँ पे 5 व्यक्ति खड़े हैं। वो 5 व्यक्ति कौन थे? 5 व्यक्ति थे महात्मा गांधी। पहले व्यक्ति जिनके बारे में हम सब जानते हैं, पोरबंदर 1969 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री को पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अहिंसा से, और फिर भारत में भी जब आए 1915 में, तो अहिंसा के मार्ग लोगों को दिखाया। और आप कह सकते हैं कि जो पावर गांधी जी में थी ना, लोगों को यूनाइट करने, वो किसी और लीडर में नहीं थी इंडिया के। ये ट्रुथ है। ये जो गांधी जी को बुरा भला कहते हैं, वो भी बात मानते हैं कि जो यूनिफिकेशन की पावर थी, वो गांधी जी जैसे किसी के पास नहीं थी। गांधी जी इतने छोटे स्टेप्स में हर चीज को तोड़ दिया करते थे कि जो आम इंसान भी कर सके। आदिवासी से लेके अफसरों तक को इस पूरी मूवमेंट में जोड़ दिया था। कई मूवमेंट उन्होंने चलाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, फिर फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। और इन सारे मूवमेंट्स का परिणाम ये रहा कि हम 1947 15 अगस्त को फिर हमको आज़ादी मिल गई। इसके बारे में इस बुक में आगे भी दिया हुआ है पूरी कहानी, तो हम आगे भी बात करेंगे। अभी हम बताते हैं कि जो 5 लोगों ने सपने में देखा, हम पहले थे महात्मा गांधी, दूसरे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं कि इज नोबेल प्राइज विनर इन 1921। 1921 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तीसरे थे द ग्रेट अशोका। उनके बारे में हम हर कोई जानता है कि किस तरीके से वो एक करुणामय राजा बन गए थे कलिंग के युद्ध के बाद, और मतलब भारतीय इतिहास के महानतम राजा मैं कह सकता हूँ वो थे बिल्कुल पूरी तरीके से। चौथा व्यक्ति जिनको कलाम जी ने सपने में देखा होते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को भी लगभग सब लोग जानते होंगे कि वो USA के 16 प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वहाँ पे स्लेवरी के रूल्स चेंज कराए थे, मजदूरों के लिए आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। USA के सबसे महान लीडर्स में गिने जाते हैं आज भी। उस 5वें व्यक्ति जिनको कलाम जी ने सपने में देखा वो थे खलीफ उमर।
ये थे सेकंड खलीफ ऑफ रेसिडियम कैलिफेट। रेसिडियम कैलिफेट थी उसके दूसरे खलीफ थे, ये बहुत महान व्यक्ति थे। कलाम जी जो एम्परर अशोका है उनके जस्ट बगल में अपने आप को अपने सपने में पाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जो एम्परर अशोका है वो इस वक्त कलिंग के युद्ध से लौटे हैं, जहाँ पे लाखों लोगों की डेथ हुई है, नियरली 3 लाख लोगों की, और उससे उतने ही इंजर्ड भी हुए हैं। फिर तो देखते हैं अशोका जी की आंखों में एक कंपैशन दिख रहा होता है, एक अपने प्रति घृणा दिख रही होती है कि आखिर ये युद्ध मैं क्यों लड़ रहा हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ इस पूरे संसार को जीत। इन सभी युद्धों का परिणाम ये होता है कि जो निर्दोष लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। उन सैनिकों की आपस में कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं होती है, केवल वो एक राज्य से दूसरे राज्य की लड़ाई में अपने राज्य को जिताने के लिए अपनी जान में उछावर कर देते हैं। वहीं से राजा अशोक जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो पूरी तरीके से विचलित होकर के ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज से हमारा जो राज्य है वो किसी के प्रति कभी लड़ाई छिड़ेगा नहीं। अगर लड़ाई छिड़ेगी तो हम अपनी रक्षा के लिए लड़ेंगे जरूर, मगर किसी भी कॉन्क्वेस्ट को अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए या और फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हम आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किसी निर्दोष सैनिक की मृत्यु अब नहीं चाहते हैं। बौद्ध धर्म में आज भी आप देखते होंगे कि उनका जो झंडा होता है, जो उनका चिन्ह है, उसमें आज भी अशोक चक्र है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अनुयायियों में थे एम्परर अशोका, द ग्रेट अशोका। ये सब देख करके कलाम जी एक विचार में, सोच में पड़ जाते हैं कि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का असैसिनेशन, उनकी हत्या क्यों कर दी जाती है, क्यों इस दुनिया में इतना द्वेष है। क्या भगवान ने ये तय कर दिया है, ईश्वर ने, कि अगली जनरेशन के आने के लिए और अगली जनरेशन को फ्लरिश करने के लिए प्रेजेंट जनरेशन का डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, क्या अगली जनरेशन के फ्लरिश करने के लिए प्रेजेंट जनरेशन के सभी विचारों का नष्ट हो जाना और खत्म हो जाना ज़रूरी होता है। ये विचार कलाम जी के दिमाग में कौन रहा होता है। धीरे से उनके पास आवाज़ आती है, महात्मा गांधी जैसे धीरे से कह रहे हों उनसे कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है, हम सब इस पृथ्वी के निवासी हैं, हम सबको मानवता को एक सीख देनी है, एक विचार देना है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से आने वाले लोग, अलग अलग बैरियर्स के साथ जो लोग आए हैं, वो सब एक ही सोसाइटी में प्रॉस्पेरसली और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रह सकें। भगवान ने हम सबको एक यूनिक क्वालिटी दी है और मानवता की सीख देने के अगली पीढ़ी को हमें उस अपनी क्वालिटी को अपने कर्मों से पास ऑन करना होता है, अपने कर्म करके दिखाने होते हैं कि हम कितने दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने देश के प्रति समर्पित हैं। तो हर व्यक्ति को एक परम सत्ता, जो इस पृथ्वी की एक फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरी ब्रह्मांड को चला रही है, उसके प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए, उसके प्रति हर व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। अपने कर्म इतने उनके महान होने चाहिए हर इंसान के कि उसकी पूरी बॉडी हमेशा क्लैरिटी से भरी हो, हमेशा उसके दिमाग में कोई द्वेष ना हो, आपसी लोगों के बीच में कोई मतभेद ना हो। इस तरीके से समाज को आगे बढ़ने की सीख महात्मा गांधी उनके कलाम जी के स्वप्न में दे रहे होते हैं। फिर द ग्रेट अशोका कहते हैं कि मैंने इतने युद्ध लड़के मुझे ये महसूस हुआ, ये मेरा एंड रिजल्ट रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये मेरा कंक्लूजन था, जो विजय है वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण किला है, एक शांतिपूर्ण राज्य जहाँ के लोगों के बीच में कोई द्वेष भावना नहीं, आपस में प्रेम हो, वही सबसे बड़ी विजय है, ऐसा अशोक कहते हैं। खलीफ उमर कहते हैं कि मैं जेरूसलम में जाने के बाद मैंने ये सीखा कि हर व्यक्ति बराबर है, किसी में कोई भेद नहीं है और इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम दूसरों को भी अपने रास्ते पर चलने में मजबूर करें। हर व्यक्ति अपने ही एक डेस्टिनी से आया है, अपने भाग्य को लेकर के आया है। और खलीफ उमर एक ऐसे व्यक्ति थे जो पोस्ट पे थे, उस पोस्ट पे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस थे, लेकिन उस प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। और इसके साथ ही जो उनके पद के प्रति हर किसी का एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था, उसको कभी वो नहीं तोड़े। फिर आइंस्टाइन कहते हैं, फिर आइंस्टाइन की जब बारी आती है तो आइंस्टाइन अपनी बारी में एक और साइंटिस्ट को कोट करते हैं जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग, जो हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देने वाले व्यक्ति थे वो। और उन्होंने ये कहा, कोट करते हुए वर्नर हाइजेनबर्ग को, कि वो कहते थे कि हमने वेस्ट में, मतलब पश्चिम में एक ऐसा जहाज़ बना लिया पश्चिमी देशों की तरफ, जिस जहाज़ में सारी सुख सुविधाएं, सारे कंफर्ट हैं, सारी जितने आराम दुनिया के हो सकते हैं, सारा वो जहाज़ आपको देने के काबिल है। मगर उस जहाज़ में एक ही समस्या है, उस शिप में एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है
कि उसमें कंपास नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, वो डायरेक्शन ही नहीं बताता। तो क्या जो सवाल पूछते हैं कि क्या आप ऐसे जहाज़ में जाना पसंद भी करेंगे, क्या आप ऐसी जहाज़ में बैठना पसंद करेंगे जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, जो आपको जीवन भर के लिए हर आराम मुहैया करा सकता है, मगर उसमें कंपास नहीं है, उसको डायरेक्शन ही नहीं मालूम कि उनको जाना कहाँ है। तो ऐसी ही स्थिति हमारे आजकल के मानवों की हो गई है, जिनको डायरेक्शनलेस एफर्ट जो कर रहे हैं, जिनके एफर्ट्स में कोई डायरेक्शन नहीं है और वो चैतन्य होकर कोई भी काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी डायरेक्शन कौन दे सकता है मानवता को? इस तरह की डायरेक्शन देने के लिए महान पुरुष, जो महापुरुष हुए हैं, जो थिंकर्स हुए हैं, किनके जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स थे वो, जो डायरेक्शन उस जहाज को, जिस जहाज में सारी सुख सुविधाएं हैं, वो एक मानवता नामक जहाज है, उसको डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स करते हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अब्राहम लिंकन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और जिन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वहाँ के मजदूरों के अधिकार को लेकर के। और उनका जो जीवन था वो बहुत मायनों में महात्मा गांधी से मेल खाता था। काफ़ी हद तक उनके जो संघर्ष थे और महात्मा गांधी के संघर्ष लगभग एक ही तल के थे। उसके बाद अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फैमिलीज प्रॉस्पेरिटी एट वेरियस लेवल। यहाँ पे वेरियस लेवल का मतलब समझिए कि जो खुशी है, संपन्नता है, वो पूरे परिवार के सुख से, समृद्धि से आती है। और वो परिवार कई लेवल पे हो सकता है, जैसे कोई महानतम लोगों से आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी कहा था कि हम सबको सर्वप्रथम जो कुछ भी हमारे पास है उसको अपने राष्ट्र को समर्पित करने के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने समाज को, फिर अपने परिवार को और अंततः खुद को। लेकिन मौजूदा समय में ये जो ऑर्डर है ये उल्टा चलता है आज के मानवों के लिए। तो उसी वो कहते हैं एट वेरियस लेवल, किसी के लिए उसका परिवार स्वयं वो खुद होता है, उसकी स्वयं की संपन्नता और खुशी ही उसके लिए सब कुछ होती है। और कई बार आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कई बार अपने पूरे समाज के बारे में सोचते हैं और कई बार अपने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और यहीं पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्तर और ऊपर जाके बात की थी कि कई बार आप वर्ल्ड सिटीजन बन जाते हैं, आप दुनिया के प्रति अपनी विचारधारा प्रकट करना शुरू करते हैं, उसके प्रति सोचना भी शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ईश्वरी कृपा है वही ब्लिस देती है मानवों को। ब्लिस मतलब क्या होता है? ब्लिस इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का सर्वश्रेष्ठ पैमाना जो है उसे ही ब्लिस कहते हैं। फिर वो कहते हैं आज के समय में विभिन्न लोग जो विभिन्न देशों से, धर्म से, कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों में इतने मतभेद क्यों हैं? क्योंकि वो अपने उनकी जो परिभाषा है संपन्नता और शक्ति की, उसमें वो नैतिक मूल्यों का हनन उन्होंने कर दिया है। आज के समय में हम सबको अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी मानवीय चेतना है उसका धार्मिक विचारधारा में, धर्मशास्त्री विचारधारा में या राजनीतिक विचारधारा में या वैज्ञानिक विचारधारा में कोई भाग है भी या नहीं है। फिर वो एक सवाल पूछते हैं अब्राहम लिंकन, इज स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस ऑफ लाइफ? आजकल के लोग जो लाइफ को, जिंदगी को एक व्यवसाय बना दिए हैं, क्या वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की कोई जगह है भी? फिर वहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं, याद करते हुए संत अष्टावक्र को, संत अष्टावक्र के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि संत अष्टावक्र वो व्यक्ति थे जिनकी शरीर 8 जगह से मुड़ी हुई थी और जिनको एक तरह से ये श्राप था, उनके पिता ने उनको दिया था कि उनकी शरीर 8 जगह से मुड़ी रही। बावजूद इतनी चुनौतियों के वो व्यक्ति इतने ज्ञानी बने, इतनी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की अपने नाना श्री से ही और प्रकृति से, कि आचार्य बंदी जो राजस्थान के दरबार में एक महत्वपूर्ण आचार्य थे, सबसे महत्वपूर्ण आचार्य थे, जिनको सालों साल का मतलब दशकों का अनुभव था। और आचार्य बंदी वो थे जिन्होंने संत अष्टावक्र के पिताजी को शास्त्रार्थ में हराकर उनको जल समाधि लेने को मजबूर भी किया था और उन्होंने जल समाधि ले भी ली थी। उसके बाद अष्टावक्र और उनकी माता का जीवन बहुत कष्टमय भी रहा था। वो जाके शास्त्रार्थ में बहुत छोटी सी उम्र, मात्र 14 या 16 वर्ष की उम्र में वो जाके आचार्य बंदी को परास्त कर देते हैं शास्त्रार्थ में। इस तरह के व्यक्ति थे हमारे संत अष्टावक्र। तो वो उनकी बात को याद करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि अष्टावक्र गीता में उन्होंने कहा हुआ है, संत अष्टावक्र ने, कि जो आपकी मानवीय चेतना है उसी की उपज ये ब्रह्मांड है। तो आपकी मानवीय चेतना कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो मैटर करती है या नहीं करती है, या वो भाग ले पाएगी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा में, या उसका कोई भाग ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपकी जो मानवीय चेतना है वो बिल्कुल सही है, तो आपकी जो मानवीय चेतना है वो बिल्कुल स्वीकार्य है, अस्वीकार्य कहीं से भी नहीं है। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि इस जीवन के व्यवसाय में हम सबको शांति और समृद्धि को अधिक महत्व देना होगा, ना कि ज्यादती और आपसी कलेश को। हमें जो कुछ भी करना है वो इस मानवता की भलाई के लिए करना है और एक ऐसा संदेश देकर के जाना है जिस पर आगे आने वाली पीढ़ी चल सके और अपने देश के प्रति समर्पित हो सके। फिर कलाम जी अब सपने से जागते हैं, वह उठ के सोचने लगते हैं कि क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर का क्रैश था ये और खतरनाक होता, कुछ भी हो सकता। फिर वो प्रकृति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, फिर वो आम के पेड़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आम के पेड़ की एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कहने को तो आम फलों का राजा है, लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है, जहाँ भी आम का पेड़ होता है और गर्मियों के मौसम में जब उसमें आम लगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा पत्थर भी वही खाता है। तो जो आम का पेड़ है उस पर लोग पत्थर मारते हैं आम पे, ताकि वो टूट के गिरे और उसको लोग खा सकें। तो जब आप राजा बनते हो तो सबसे ज़्यादा पत्थर भी आप ही के भाग्य में आते हैं। फिर चाहे वो समुद्र हो रामेश्वरम का, तुम्बा चंडीपुर का, या पोखरण में जो रेगिस्तान था, या बड़े बड़े जो पत्थरों के कह सकते हैं बोल्डर्स थे हैदराबाद में, सबको याद करते कलाम जी और ये ध्यान करते हैं कि हमेशा जहाँ भी वो रहे वहाँ नेचर ने, जो प्रकृति थी, उसने अपना एहसास उनको कराती रही और वो ये चीज़ उनको ध्यान दिलाती रही कि एक ईश्वर शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है जो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को ठीक तरह से चलाने में, क्रिया करने में मदद कर रही है। और फिर वो सोचते हैं कि गांधी जी का कंपैशन, करुणामयी छवि, फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सोचने लगते हैं कि कितनी भयावह थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। केवल एक व्यक्ति के सनक से वो वॉर छिड़ी थी और कितनी आगे जाके भयावह हुई, और जापान के कितने लोगों को वो भयावहता झेलनी पड़ी हिरोशिमा और नागासाकी की उस एटम बम की, और भी कई हजारों लाखों में सैनिकों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वो बोस्निया कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल प्लस पैलेस्तीन का चल रहा है, अभी भी चल रहा है और पहले भी चल रहा था, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में विचार करने लगते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं, कब तक ये आखिर ये दुनिया इस तरीके से चलेगी। फिर उस ध्यान करने लगते हैं 11 सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन जाके टकराया जाता है, तो हमको उसका परिणाम भी मालूम है क्या हुआ था बाद में। फिर उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा गए थे तो कई लोगों की मृत्यु हुई थी, घायल हुए थे, लेकिन उसके बाद ओसामा बिन लादेन को आइडेंटिफाई करके यूएसए ने जो सजा देनी थी वो भी दे ही। फिर वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो की थी, उसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बारे में सोचने लगते हैं। फिर वो कश्मीर वैली के बारे में सोचने लगते हैं, जो सालों से एक मसला चला आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और हज़ारों लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, कई जवान शहीद हुए और कई लोग अब तो मतलब यहाँ आज जब हम वीडियो देख रहे हैं, ये कहानी पढ़ रहे हैं, ये इस किताब के बारे में जान रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और थोड़े से शांतिपूर्ण माहौल तो रहता है। लेकिन पहले के समय में जहाँ पे मतलब आप अगर ऐसी स्थिति लोग कहते थी, जब आप बाहर निकलते थे तो आपको चारों तरफ देख के निकलना पड़ता था कि कहीं से उड़ता वो पत्थर या गोली तो नहीं आ रही है। फिर वो 13 दिसंबर 2001 के बारे में सोचने लगते हैं, जब हमारे पार्लियामेंट में ही धमाका कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा और हमारी पूरे सिस्टम को ही पैरालाइज करने की कोशिश की गई थी, ताकि हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। अगर पार्लियामेंट में पूरी पार्लियामेंट की आप एक बार को सोचिए, अगर डेथ हो जाती है, पूरे पार्लियामेंट की कोशिश हो जाता तो पूरी कंट्री एक तरीके से पैरालाइज हो जाती है, हमारे पास अपना कोई सिस्टम ही नहीं रह जाता उस वक्त के लिए। फिर कलाम जी एक कविता लिखते हैं अपनी इस किताब में, उस कविता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जिस कविता के बारे में कलाम जी बात करते हैं उस कविता का नाम है द ट्री ऑफ लाइफ, और द ट्री ऑफ लाइफ में लिखा है कि यू द ह्यूमन रेस आर द बेस्ट ऑफ माई क्रिएशंस, यू विल लिव एंड गिव टिल यू आर यूनाइटेड। मतलब यहाँ पे ईश्वर जो है मानव से कह रहे हैं कि तुम जो मनुष्य प्रजाति है ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये मनुष्य प्रजाति रहेगी ही रहेगी, और ये पृथ्वी को देती भी रहेगी जब तक ये एकत्रित है, जब तक ये एक है, जब तक इसको सही और गलत का ज्ञान है, जब तक ये चैतन्य जीवन जी रही है, तब तक ये पृथ्वी को देना जारी रखेगी जब तक ये यूनाइटेड है। इन हैप्पीनेस एंड पेन माई ब्लिस विल बी बॉर्न इन यू। इसका मतलब है कि चाहे खुशी में चाहे गम में, जो ब्लिस परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, जो ईश्वर का प्रेम है, वो हमारे अंदर हमेशा रहेगा। एक करुणा की भावना हमेशा जागृत रहेगी, वो घटती भी रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मौजूदा समय में
बहुत सारे मनुष्यों के अंदर कोई प्रेम करुणा भावना कुछ नहीं है, उनके लिए बस केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है उनका अपना डेवलपमेंट। बस आपसी भी आपस में, वो भी बाहरी, आंतरिक कुछ नहीं। तो वही वो कह रहे हैं कि लव इज कॉन्टिनम। कॉन्टिनम मतलब क्या होता है? कॉन्टिनम मतलब एक ऐसी श्रृंखला जहाँ पे पिछली कड़ी अगली कड़ी जो है वो पिछली कड़ी से थोड़ी भिन्न है, और पहली कड़ी और अंतिम कड़ी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न है। मतलब ये ग्रेइश एरिया हो गया। ग्रेइश एरिया मतलब आप समझ सकते हैं कि ना कंप्लीट व्हाइट है ना कंप्लीट ब्लैक है। इसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है और राइट मोस्ट पार्ट है वो एंटायरली डिफरेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जो मध्यस्थता है, जो बीच का पार्ट है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट इज द मिशन ऑफ ह्यूमैनिटी यू विल सी एवरी डे इन द लाइफ ऑफ ट्री। यही मिशन है ह्यूमैनिटी का। क्या मिशन है? मतलब सही फैसले लेकर के एक दूसरे के साथ आपसी कलह न रखते हुए प्रेम के साथ आगे बढ़ना, और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना किस तरीके से चैतन्य जीवित जीवन जिया जाता है, और अपने ही आसपास की प्रकृति के साथ संयम के साथ संकल्पित होकर संयम बना करके साथ चलने की कला रखी जाती है। यू विल सी एवरी डे इन द लाइफ ट्री। मानो जो मनुष्य जाती है वो हर एक दिन, आप भी अपने जीवन में ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में हर एक तरह का दिन देखते हैं। किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं, किसी दिन बहुत दुखी होते हैं, किसी दिन ग्रेइश एरिया होता है, ना बहुत दुख है ना बहुत खुशी है। यू विल सी एवरी डे इन द लाइफ ट्री, यू लर्न एंड लर्न माई बेस्ट ऑफ क्रिएशंस। और तुम सीखते तो जाओगे ही। ये भगवान ये भी कहते हैं कि आप हर एक एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ते जाते हो, तो सीखते तो जाते ही हो, बेहतर तो बनते जाते हो, लेकिन किस दिशा में बेहतर बन रहे हो ये फिर एक विचार का विषय अवश्य होता है। माई बेस्ट ऑफ क्रिएशन, फिर भगवान अंतिम लाइन कहते हैं कि ये मेरी बेस्ट, माई बेस्ट ऑफ क्रिएशन, मानव जाति मेरी बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि इसके पास एक चेतना है, इसीलिए वो कह रहे हैं। उसके बाद कलाम जी जो है एक सवाल याद करते हैं, जो किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा था कि महाभारत के जो पूरी स्टोरी थी उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? तो कलाम जी कहते हैं कि माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज विदुर। जो विदुर थे, वो जो व्यक्ति थे विदुर, वो हमेशा जो है जो रॉन्ग डूइंग्स थी, जो गलत हुआ महाभारत में, उसके खिलाफ बोलने का साहस उनके अंदर था। वो बिना किसी से डरे, जो टायरनी ऑफ अधर्म थी, अधर्म की पूरी राज चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने की उनमें एक चेतना थी, एक प्रेरणा थी, एक साहस था। तो इसीलिए कलाम जी कहते हैं कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर जो थे वो थे विदुर। और फिर कलाम जी उसको कंपेरिजन करते हैं आज के लोगों से, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, क्रूएल्टी, लस्ट, फियर, एंजाइटी, ये सब चीजें, मतलब गुस्सा भी भरा हुआ है, लालच भी भरा हुआ है, लोभ भी भरा हुआ है, लालसा भी भरी हुई है, क्रूएल्टी भी भरी हुई है। तो आजकल के लोगों को देखते हैं जो कलाम जी, जो जिनका माइंड डेवलप हो चुका है, जिनके अंदर कोई बदलाव करना भी बहुत मुश्किल है अब, तो उनको देख करके कलाम जी के अंदर एक नई डिटर्मिनेशन, एक नई ऊर्जा उठती है कि जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसको एक चैतन्य जीवन जीना सिखाना है, उसको सही एक तरीके से खुले माध्यम से उसको सोचना सिखाना है, ताकि अगली जो जनरेशन हो उसके अंदर ये ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, क्रूएल्टी, लस्ट, फियर, एंजाइटी, इन सब की भावनाओं का विचरण ज्यादा ना हो। फिर कलाम जी के भी कहते हैं कि मौजूदा समय में जैसी स्थिति मैं अपने देश की देख रहा हूँ, उस स्थिति में मेरे लिए पहली ड्यूटी जो मेरी बनती है वो डिस्कवरिंग इंडिया ट्रू सेल्फ इन इट्स चिल्ड्रन। जो भारत की नई जनरेशन है उसके अंदर भारत का एसेंस जो है मुझे जागृत करना है, और जो मेरा और बाकी के जितने मेरे काम है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं। फिर चाहे मेरा साइंटिफिक करियर हो, फिर चाहे मेरी साइंटिफिक टीम हो, फिर चाहे जो मुझे अवार्ड्स मिले हो, जो कुछ भी हो मेरा, वो सब मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी वो कहते हैं मेरे लिए है कि इंडिया का जो सेल्फ एसेंस है वो उसके चिल्ड्रन, उसके नई जनरेशन के अंदर मुझे जागृत करना है, एक चैतन्य जीवन जीना सिखाना है, और इंडिया को किस तरीके से सुपर पावर, एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे सही तरीकों से बनाना हो। एक मिशन, और एक साइंस के लिए प्रेम, एक विज्ञान के लिए प्रेम, विज्ञान के लिए प्रेम, और ज्ञान की अवहेलना ना करने की आदत, ये जो है मुझे इंडिया के नई जनरेशन में जागृत करनी है, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद जो है वो एक बहुत पॉपुलर राइटर है डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर, उनकी एक बुक है मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी। उस बुक का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो उसमें दिया हुआ है। उसमें एक व्यक्ति, जो एक कंट्री है, एक देश
आज़ाद होने से लेकर के काफ़ी टाइम आगे तक उस कंट्री के जितने भी स्टेजेस से वो गुजरती है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज कलाम जी कहते हैं कि राइटर बताते हैं कि पहला स्टेज होता है एथलीट स्टेज, सेकंड स्टेज होता है वॉरियर स्टेज, थर्ड स्टेज होता है स्टेट्सपर्सन स्टेज और फोर्थ स्टेज होता है स्पिरिट स्टेज। कलाम जी इसमें जो है जो लास्ट के दो स्टेज हैं स्टेट्सपर्सन स्टेज और स्पिरिट स्टेज, इसको एक नया नाम भी देते हैं। स्टेट्सपर्सन स्टेज को देते हैं बिग ब्रदर स्टेज और स्पिरिट स्टेज को नाम दे सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। इसमें जो पहला स्टेज होता है एथलेटिक स्टेज, वो एक फ्रेश स्टार्ट होता है हर नेशन के लिए। वो हर नेशन एक नई शुरुआत करता है, एक नया उसके अंदर जज्बा होता है, एक नई उमंग होती है, उसके पास आगे बढ़ने का एक ताकत होता है, एक साहस होता है, किसी से न डरने वाला एक चेतना होती है, वो संकल्पित होता है आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी रखने के लिए वो संकल्पित होता है वो देश। तो वो एथलेटिक स्टेज में आता है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है उस टाइम पे। फिर सेकंड स्टेज आता है वॉरियर स्टेज। यहाँ पे देश के अंदर ईगो आ जाती है, किसी भी कंट्री के अंदर ईगो मतलब अब वो ऑलमोस्ट डेवलपिंग फेज में होता है, डेवलप बन चुका होता है, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका होता है वो देश, एक तरह से सेल्फ सस्टेन हो चुका होता है। तो उस वॉरियर स्टेज में उसमें अंदर ईगो आने लगती है, फिर वो केवल कंपटीशन में घुस जाता है, मुझे इस देश से कम्पीट करना है, इस देश से कम्पीट करना है, और फिर वो ये भूल जाता है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो किस कीमत पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा करके उस डेवलपमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ले जा रहे हो। फिर वो ईगो में आ जाता है। फिर तीसरा स्टेज होता है स्टेट्सपर्सन स्टेज या बिग ब्रदर स्टेज कलाम जी उसको नाम देते हैं। तो इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, इस थर्ड स्टेज में वो उसको लगने लगता है कि ठीक है मेरा अपना डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन और जो देश है जो नए उभर के आ रहे हैं, जो अभी एथलीट स्टेज में है, उनकी मदद करना, उनको आगे बढ़ाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम एक बेहतर कम्युनिटी बना सके कंट्री की। एक जो पूल ऑफ कंट्रीज हों वो एक दूसरे के प्रति एक सम्मान की भावना रखें, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। उसको ये भावना उसके अंदर जगने लगती है उस देश के अंदर। फिर कलाम जी कहते हैं कि ये स्टेट्सपर्सन स्टेज को पहले के टाइम पे यूएसएसआर जो थी उसने अचीव कर लिया था। यूएसएसआर नए देशों की बहुत मदद किया करती थी या बहुत ज़्यादा समर्पित होती थी उनके प्रति, जो भी उनको ज़रूरतें होती थी वो पूरा करने की कोशिश पूरी करती थी। और फोर्थ स्टेज जो होती है वो होती है स्पिरिट स्टेज या सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। कलाम जी के हिसाब से अभी तक कोई इस स्टेज को मतलब अचीव नहीं किया है वर्ल्ड में, और वो यही कहते हैं कि इस स्टेज को अचीव करने का पोटेंशियल केवल इंडिया में है, क्योंकि हमारा ही कल्चर ऐसा है जो इस स्टेज तक पहुंच सकता है। इसमें ये होता है कि अब व्यक्ति को लगता है कि ठीक है डेवलपमेंट जो होनी थी हम काफ़ी डेवलप तो हो चुके हैं, अब हमें हर किसी पे पूरा ध्यान देना है। जैसे होता है ना कि हमें अपने सुविधा के साथ साथ दूसरे की सुविधा का ध्यान रखते हुए भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम आगे चल रहे हों तो ऐसा ना हो कि हमारे आगे चलने की कीमत पे कोई और पीछे रह जाए। फिर वो ये देश ये सोचे चलना स्टार्ट करता है, सबको लेके आगे बढ़ता है, सारे देशों को, फिर चाहे छोटे बड़े नए पुराने कैसे भी हो, वो एक तरीके से एक कड़ी बन जाती है जो सारे देशों को जोड़ रही होती है। तो वो कहते हैं पोटेंशियल केवल इंडिया में है, क्योंकि यहाँ का कल्चर सबसे अलग है। जैसे हम जानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे देश में हमारे वेदों ने बहुत पहले से दे दी थी। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना, चेतना, वो कल्चर केवल भारत के पास है। तो कलाम जी कहते हैं कि ये पोटेंशियल इंडिया के पास है कि वो स्पिरिट स्टेज तक जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कोई देश इस लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी हम उतना डेवलप हमारा देश हुआ ही नहीं। फिर कलाम जी अपने आप को रॉकेटमैन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि उनके जीवन के भी कई स्टेज थे। वो कहते हैं जब उनका करियर स्टार्ट हुआ तो पहला स्टेज था उनका इसरो में। इसरो का स्टेज उनका स्टार्ट होता है 1963 में और एंड होता है 1982 में। इस बीच उन्होंने SLV-3 पे काम किया जो 1980 में सक्सेसफुल हुआ, और उससे रोहिणी सैटेलाइट जो पहला सैटेलाइट था इसरो का वो लॉन्च किया गया। उसके बाद वो बताते हैं कि इस सफ़र के दौरान जो भी सक्सेस आई वो SLV टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज़ के तौर पे आई। तो भी बताते हैं कि SLV टेक्नोलॉजी की सक्सेस के साथ बहुत सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के तौर पे आई थी। वो एक्सपर्टीज़ इन एरोडायनेमिक्स थी, प्रपोजल मॉडल, जो कुछ भी गाइडेंस जो इसरो की नई जनरेशन को मिली वो इस दौरान मिली। उसके बाद बताते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज़ इन्होंने उनसे सीखी। हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे कि वो इसरो के फाउंडर थे और उन्होंने पहले जो इसरो का नाम इनको स्पार्क था,
तो वो नाम उन्होंने रखा था। और इसरो के मतलब पहले मेंबर थे, एक तरीके से वो फाउंडर थे, इसरो फाउंडर ऑफ इसरो। उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो 2027 धवन डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद वो चेयरमैन बने इसरो के, दूसरे चेयरमैन थे एक तरीके से डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो थे वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है वहाँ पे उसके वो हेड थे। इससे पहले वो IISc बेंगलोर में मेटलर्जी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी थे और उनको पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी मिले थे। तो इन कलाम जी बताते हैं कि इन तीनों से उन्होंने लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटी सीखी इन 3 लोगों से। उसके बाद बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है 1982 में, जो कि था DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने टीम वर्क किया और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कमी थी, मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी की कमी के बीच भी उन्होंने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन था पूरा, उस पर काम किया। और ये सब उनको इस चैलेंज के साथ करना था जो कि जिस चैलेंज का नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि कोई भी देश जब सैटेलाइट बनाता था तो एक तरीके से उसको फिर कुछ जो सैटेलाइट बनाने के लिए जो सामान चाहिए होते थे वो नहीं दिए जाते थे। उसको शक की निगाहों से देखा जाता था कि ये मिसाइल तो बना रहा है, लेकिन कल को ऐसा तो नहीं कि ये न्यूक्लियर में भी काम कर रहा हो, न्यूक्लियर भी बना ले, न्यूक्लियर वेपन और सैटेलाइट भी, तो उसके पास पूरा एक मॉडल बन जाए। तो उस चैलेंज के साथ लड़ते हुए इस प्रोजेक्ट पे काम करना था। इंडिया के लिए मिसाइल्स बनानी थी और 2 मिसाइलें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बनाई। इसके साथ ही ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे वहाँ पे काम किए। फिर ये बताते हैं कि जो सेकंड स्टेज था इसमें बहुत सारी सक्सेस थी, लेकिन कुछ फेलियर भी थे जो काफ़ी क्रिटिकल लेसन्स उनको देखे गए। तो ये बताते हैं कि थर्ड स्टेज जो मेरे जीवन का था वो था इंडियाज़ मिशन टू बिकम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना, जो उनके थर्ड स्टेज के तौर पे आया उनके जीवन में। अब यहाँ पे बहुत लोग सवाल पूछते थे उनसे कलाम जी से कि आखिर न्यूक्लियर वेपन क्यों? इससे बढ़ तो दुनिया में डिस्पैरिटी रही है, दुनिया में एक डिस्ट्रक्शन के तौर पे काम करेगा ये। तो फिर कलाम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा देश बहुत कई 100 सालों तक गुलाम रहा, हज़ारों साल तक इस देश ने गुलामी की जंजीरें इसीलिए झेली क्योंकि यहाँ हमने जो है समृद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना और ताकत कहीं से जुटाई नहीं। और हमने हमेशा नियमों के पालन से हमेशा चलते रहे और हमेशा कभी अपने पास ईमानदारी के साथ कभी अपने पास पूरी ताकत रखी ही नहीं। यही कारण था कि हम इतने सालों तक राज किए गए हम, और हमारे अंदर कोई एकता नहीं थी, एकत्रित रहने की भावना नहीं थी, जिस कारण हम बहुत सालों तक गुलाम रहे। तो कलाम जी कहते हैं कोई भी देश, फिर चाहे वो US हो, फिर चाहे वो रशिया हो, कोई भी देश जिसमें जो न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में बात करता है, कोई भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो अपने वेपन को जीरो बनाने के बारे में बात कभी नहीं करता कि वो अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर देगा और वो जीरो वेपन स्टेट बन जाएगा। कभी कोई देश ऐसा नहीं करता। वो हमेशा न्यूक्लियर वेपन को कम करने की बात करते हैं कि हमारे पास 2000 न्यूक्लियर वेपन है तो वो 1000 हो जाएं, 100 हो जाएं, 50 हो जाएं, लेकिन जीरो करने की बात कोई नहीं करता। एक ही न्यूक्लियर वेपन जो है कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ये हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। लिटिल 40 दो न्यूक्लियर बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी में फोड़े गए और उसकी भयावहता आज तक वहाँ के लोग झेलते हैं। तो यही कलाम जी कहते हैं कि शक्ति होने में कोई बुराई नहीं होती है, शक्ति हमेशा अर्जित करनी चाहिए। हाँ, उसको इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है और किन परिस्थितियों में करना है, किस कीमत को चुका के करना है, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए और वो हमारे पास है। इसीलिए हमें अपने सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना और न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर डिक्लेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बताते हैं कि जब वो थर्ड स्टेज में अपने काम कर रहे थे, इस स्टेज में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DRDO के साथ काम की। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो डिपार्टमेंट था जिसके फाउंडर ही थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको कहा जाता है कि बॉर्न जीनियस जो थे, जिनका कहना था कि माई सक्सेस डज नॉट डिपेंड on how a person A or B thinks about me. My success will depend upon what I will make of my work. ये इनका स्टेटमेंट था। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड क्लैरिटी के साथ वो हर काम को करते थे। और अगर ये कई लोगों का तो मानना ही है अगर उनकी डेथ नहीं हुई होती एक एरोप्लेन क्रैश में तो शायद इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बहुत पहले बन चुका होता। और उन्होंने ये चीज़ वादा भी कर दिया था भारत से कि बहुत जल्दी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे और वो यूरेनियम की जगह कई और जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश वो कर रहे थे। उसके बाद कलाम जी कहते हैं कि जो उनकी जो अकम्पलिशमेंट है वो इन 3 स्टेजों में भी वो अपनी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट नहीं देखते।
अपनी अकोम्प्लिशमेंट वो ये देखते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, जिनके जो लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस एक डिवाइस होता है जिसको एफआरओ कहते हैं, कैलिपर्स, एफआरओ कैलिपर्स, उससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है। ये भी कलाम जी ने बनाई थी, लेकिन कलाम जी कहते हैं कि ये मतलब इंटेंशनली नहीं बनाई गई थी, ये एक स्पिन ऑफ था, मतलब बाई प्रोडक्ट था मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो बनाए थे। इसके साथ ही जो है एक केआर कॉर्नरी स्टेंट जो हार्ट में पड़ता है, जो पहले लाखों रुपए का हुआ करता था, लेकिन कलाम जी ने इसको मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी के एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे इसको डेवलप किया था और काफ़ी कम दामों में, मतलब हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी मदद हो गई थी इससे। तो वो मानते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और हार्ट पेशेंट के लिए एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे उनका एक प्रोडक्ट, एक सामान उन्होंने डेवलप किया, वो उनकी असली अकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि वो हैप्पीनेस को बढ़ा रही है, वो ब्लिस को बढ़ा रही है, ना कि दुनिया में डिस्पैरिटी को बढ़ा रही है और ज़्यादा भेदभाव को बढ़ा रही है। कलाम जी बताते हैं कि जो थर्ड स्टेज था, उस थर्ड स्टेज के दौरान वो चेयरमैन रहे TIFAC के, TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल एक डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इस डिपार्टमेंट के वो 2 टर्म तक चेयरमैन रहे। उसके इसमें क्या था कि उनके अंडर 500 साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिनको अनदर 5000 साइंटिस्ट से इनपुट मिल रहे थे। मतलब 500 साइंटिस्ट उनके अंडर काम कर रहे थे और वो 500 साइंटिस्ट थे, उनके अंडर 5000 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो इन्होंने जितने एडवाइस दी, जितने सजेशंस दिए, उन सबको जो है इंटीग्रेट किया गया और उसका नाम रखा गया इंडिया मिलेनियम मिशंस, IMM 2020। ये कलाम जी कहते हैं उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडिया इन 2020। वो बताते हैं क्या क्या हमको 2020 तक करने की जरूरत है उस टाइम पे, कि हमको क्या कर लेना चाहिए 2020 तक ताकि हम एक सुपर पावर नेशन बन जाए। दुर्भाग्य से हम अभी तक सुपर पावर नेशन नहीं बन पाए हैं, जो कि कलाम जी चाहते थे कि हम 2020 तक बन जाए। उसके बाद एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी संगठित होती है, जो कि इसीलिए इवॉल्व की गई थी ताकि जो IMM 2020 है, इंडिया मिलेनियम मिशन 2020, जो कि 5000 साइंटिस्ट उनके उसके ऊपर 500 साइंटिस्ट के सजेशन से, एडवाइसेस से बनाई गई थी और साइंस डिपार्टमेंट ने कितनी डेवलपमेंट करने की जरूरत है उसको एडवाइस कर रही थी। वो उसका वर्किंग प्लान बनाना इस प्रिंसिपल साइंटिफिक कमेटी एडवाइजरी का काम था। एक विजन बनाना अपने नेशन के लिए इसका काम था। और इसमें मेनली जो चीज़ें हम एड्रेस कर रहे थे वो था एजुकेशन और एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ डेवलपमेंट कहाँ का, केवल शहरों का नहीं, विलेजेस का, क्योंकि जितना हम शहरों को डेवलप करते जाएंगे उतनी विलेजेस और शहरों में डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी। और ये डिस्पैरिटी का अंजाम ये होगा कि क्योंकि अभी भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी जो मोस्टली एरिया इंडिया का है वो विलेज ही है, तो आप फिर ये पाओगे कि 40% जमीन पर 80% जनता रह रही है और 60% जमीन पे केवल 20% जनता रह रही है, क्योंकि हर कोई फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख के वो शहर में जाना शुरू कर देगा, रहना शुरू कर देगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर ऐसा होता है तो। इसलिए हमको विलेजेस में डेवलपमेंट लाके एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करनी होगी। गाँव में स्कूल बनाने होंगे, वहाँ की सड़कें अच्छी करनी होंगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना होगा, ताकि जो गाँव के लोग हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो लोग हमारे अन्नदाता हैं, उनको भी बेहतर सुविधाएं मुहैया हो पाए, ऐसा कलाम जी कहते हैं। और ये उनके जो इंडिया मिलेनियम मिशन 2020 था, इसमें इन 3 डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, बहुत ज़्यादा इस पर प्रोजेक्ट बने हुए थे। थर्ड स्टेज में जो इनका थर्ड स्टेज में बताते हैं कि इसमें एटम बम भी डेवलप किए थे, उसके बाद मिसाइल्स भी डेवलप किए थे। ड्यूरिंग दिस थर्ड स्टेज इट वॉज बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ विद इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी टू सोसाइटल नीड्स एंड फॉर्मुलेटिंग द विजन फॉर द नेशन दैट ऑक्यूपाइड मी। कलाम जी कहते हैं जो थर्ड स्टेज था, जिसमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना था और आगे जाके IMM 2020 पे काम करना था, इसमें क्या था? इसमें ये था कि हम सबको, मतलब सारे साइंटिस्टों को, सारे वैज्ञानिकों को मिलके, जितने मेंबर्स थे कमेटी के, एडवाइजरी के, सबको मिलके क्या करना था, हमें टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बनानी थी। किसकी मदद से? इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं इंडिया में, उनकी मदद से हमें टेक्नोलॉजी में के तौर पे इस तरह आगे बढ़ना था ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इस तरीके से इस तरह से डेवलपमेंट हो सके कि जो समाज की सारी ज़रूरतें हैं पूरी सोसाइटी की, उसको कैटर किया जा सके, उसको एक तरीके से एड्रेस किया जा सके सारी ज़रूरतों को, और एक ऐसा विज़न बनाया जाए जो एक लंबा विज़न हो, जिसपे चल करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम किया जा सके और इंडिया को एक सुपर पावर कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सके दुनिया के सामने। फिर कलाम जी कहते हैं इन सब के ये पूरा तीनों स्टेज उनके ख़त्म होते हैं,
फिर ये होता है कि 30 सितंबर 2001 को है जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। उसके बाद वो बोकारो में वो एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर 2 अक्टूबर को माता अमृतानंदमयी आश्रम जो कोलाम में है वहाँ पर जाते हैं वो एड्रेस करने। फिर वो एम्फसाइज करती है जो माता अमृतानंदमयी थी कि एक ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी को एजुकेशन से जोड़ने की। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे जो वेद हैं वो वेद क्या कहते हैं कि 2 तरह के ज्ञान होते हैं, एक विद्या एक अविद्या। जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, जितने संस्था जो खुले हुए हैं इस वक्त, वो सारी अविद्या दे रहे हैं। विद्या मतलब शरीर से बाहर का सारा ज्ञान वो दे रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं मालूम होगा तो एक तरीके से आपकी भी क्रैश लैंडिंग ही होगी। ये अविद्या होती है। विद्या क्या होती है? आंतरिक ज्ञान। इसके लिए एकदम सही शब्द रहेगा आत्मचिंतन। इसका ज्ञान कोई इंस्टीट्यूशन इस वक्त इंडिया का नहीं देता है और ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लर्निंग, आत्मचिंतन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वही माता अमृतानंदमयी कहती हैं कि इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास विद्या होगी, अविद्या नहीं होगी, वो डूबेगा। और जिसके पास अविद्या होगी, विद्या नहीं होगी, वो भी डूबेगा। जिसके पास दोनों है वही जो है एक तरीके से बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा, एक राजा बनेगा। उसको किसी चीज़ से डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, बेहतर चैतन्य जीवन जिएगा। और वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें दोनों अपना आत्मचिंतन करना भी आना चाहिए और बाहरी जितने ज्ञान है उसका भी अवलोकन करना आना ज़रूर चाहिए। तो वही वो बताती हैं माता अमृतानंदमयी कि हमें एक जनरेशन खड़ी करनी है एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी की मिश्रण से बनी हुई हो। जब ऐसा हम करेंगे तभी एक नई जनरेशन बनेगी जो लीडर्स की और एंटरप्रेन्योर्स की होगी, जो भारत को इकोनॉमिकली, सोशली हर जगह डेवलप करेगी। फिर इंडिया का नाम हर मतलब पूरे वर्ल्ड के हर सिटीजन की ज़बान पे इंडिया का नाम है। फिर 12 अक्टूबर 2001 को कलाम जी जो है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिखते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि रिलीव कर दिया जाए। अब एक तरह से रिटायरमेंट मांग रहे होते हैं ताकि वो आगे जा करके जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके बच्चों को एड्रेस कर सके, उनके अंदर एक साइंस का प्रेम जगा सके, साइंस के लिए, ज्ञान के लिए प्रेम जगा सके। फिर उसके बाद वो जब रिलीव हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, फिर असम, त्रिपुरा, झारखंड जैसे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उनके अंदर साइंस के प्रति प्रेम जगाते हैं। उसके बाद कलाम जी इस चैप्टर में लास्टली कहते हैं पावर ऑफ कमिटमेंट टू ए ड्रीम इज बिगर देन एनीथिंग। उसके बाद वो अन्ना यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी जो उनका आलम है जहाँ से वो स्वयं पढ़े थे। उसके बाद वो कहते हैं कि रचनात्मकता और जोश से बड़ा कोई भाव नहीं। अगर आपके अंदर रचनात्मकता है, कोई चीज़ रचने की शक्ति है और जोश है उसके प्रति कि जो चीज़ करनी है उसको करनी है, तो उससे बड़ा कोई भाव इस संसार में नहीं है, ऐसा कलाम जी कहते हैं। और ये उसके बाद वो रियलाइज़ कराते हैं कि जो इस देश जब वो इतने बच्चों से मिलते हैं, असम के, त्रिपुरा के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, जितने साउथ के सारे बच्चों से वो मिले, लगभग 40-50 हज़ार बच्चों से उनका कन्वर्सेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ पाई कि जो हमारे एल्डर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश के यूथ को गाइड करने, क्योंकि इतनी एनर्जी वो देखते हैं कि इस देश के यूथ में है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, वो इस कंट्री को कहीं पर भी लेके जा सकता है। बस डायरेक्शन देना है किसको? हमारे एल्डर्स को। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डायरेक्शन देने की, ऐसा कलाम जी कहते हैं। और इस चैप्टर का समापन होता है यहाँ पे। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें कि क्या इम्प्रूवमेंट आप हमारे वीडियोस में देखना चाहेंगे। और मुझे लास्ट तक सुनने के लिए, अंतिम तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।